मैं हूं आपके साथ। मैं मानसा मलिक। कोरोना वायरस को हराने के लिए पूरी दुनिया की जंग इस वक्त जारी है, लेकिन तमाम लोगों की कोशिशों पर कुछ लोग पानी फेरने में लगे हुए हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील बार बार कर रहे हैं, तो वहीं दिल्ली के ही निजामुद्दीन इलाके में 1800 से ज्यादा लोगों ने एक धार्मिक आयोजन में इकट्ठा होकर हर नियम, हर कानून को ताक पर रख दिया। सवाल काफी गंभीर है, आखिर ये खतरा कितना बड़ा है और ये लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है? इसका जवाब हम सबसे बड़े जनसंवाद अभियान में जानने की कोशिश करेंगे। जी न्यूज ने शुरू किया है टेलीविजन का सबसे बड़ा जनसंवाद अभियान, और इस सबसे बड़े जनसंवाद अभियान का मकसद है कोरोना और लॉकडाउन पर आपके यानी देश के 130 करोड़ लोगों के हर सवाल का जवाब देना। आपने हमें ट्विटर, व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए अपने सवाल भेजे हैं। इस खास कार्यक्रम में हम कोरोना पर आपकी हर शंका का समाधान करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ विशेषज्ञों का पैनल है, जिसमें डॉक्टर हैं, अर्थशास्त्री हैं, शिक्षा से जुड़े एक्सपर्ट हैं, जो आपके हर सवाल का जवाब देंगे। तो जो हमारे साथ मेहमान शामिल हैं उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता, राज्यसभा सांसद जीवीएल नरसिम्हा इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर उमेश वर्मा हैं, सीनियर फिजिशियन, सीएमडी आरोग्य हॉस्पिटल से। डॉक्टर राजेश चावला हमारे साथ हैं, रेस्पिरेटरी एंड क्रिटिकल केयर अपोलो हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओनिका मल्होत्रा एजुकेशनिस्ट हमारे साथ हैं। अर्थशास्त्री विजय सरदाना भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले सवाल ले लेते हैं, दिल्ली के प्रिंस का सवाल है। आइए उनका सवाल सबसे पहले सुन लेते हैं। जी, मेरा दिल्ली पुलिस प्रशासन से एक ही सवाल है कि अगर गरीब आदमी अगर मार्केट में जाता है सब्जी लेने, तो उसके लठ मारे जा रहे हैं, उसके ऊपर गैर तरीके से ऊपर हाथ उठाए जा रहे हैं। तो जब निजामुद्दीन दरगाह के अंदर इतने मुसलमान थे, तो तब ये दिल्ली पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? कहाँ थी, कहाँ गई 144 धारा? इस बात का जवाब दिलवाइए मुझे दिल्ली पुलिस प्रशासन। जीवीएल नरसिम्हा साहब, ये डंडे जो हैं सिर्फ आम लोगों पर बरसाए जा रहे हैं, निजामुद्दीन में ये क्यों हो गया इकट्ठा, ये जमघट पूरा? मीमांसा जी नमस्कार। ऑडियो में थोड़ा तकलीफ था, मैंने ऑडियो आपका थोड़ा जीवीएल नरसिम्हा साहब, बहुत सीधा सा सवाल है, लोग इकट्ठा कैसे होने दिए गए निजामुद्दीन इलाके में? देखिए, सभी तरह के प्रावधान के बावजूद, सभी तरह के माननीय प्रधानमंत्री होली के पहले से कहते आ रहे हैं, और देश के स्कूलों को बहुत दिन पहले बंद किया गया, लगभग 3 सप्ताह पहले बंद कर दिया गया, मॉल्स को बंद कर दिया गया। इतना सब कुछ जब देश में हो रहा है, जो लोग होश में हैं वो तो समझ रहे थे, मतलब जो लोग समझते हैं कि इससे हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, तो ये लापरवाही की है। क्यों बिल्कुल उनको मानना पड़ेगा। सरकार, आखिर पुलिस कितने लोगों पर नजर बनाएंगे? यदि हम 130 करोड़ की जनता यदि पूरी सहायता नहीं देगी, यदि सरकार के साथ नहीं देगी और नियमों के पालन नहीं करेगी, दिल्ली हो या देश हो, तो पुलिस से कैसा संभल सकता है? काफी हद तक दिल्ली में स्थिति सुधार गई थी, लेकिन कुछ दिन पहले हमने देखा है जिस प्रकार माइग्रेंट्स को जाने के लिए उनको बसेस अरेंज करके उनको बॉर्डर तक लेकर यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने उनको अनुमति दी है। और इस प्रकार के यदि समूह बड़े संख्या में जुट जाते हैं, तो ये मानता हूं ये पुलिस को दोष देना बहुत आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये जिम्मेदारी लोगों की बनती है, लेकिन जहां पर ये 2000 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जिसमें 300 विदेशी बताए जा रहे हैं, यहां पर तो दिल्ली पुलिस को एक्शन लेना होगा। वहां पर 18 मीटर की दूरी पर ही पुलिस थाना है, पुलिस स्टेशन है, फिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? मीमांसा जी, इस केवल मैं फिर एक बार कहूंगा, देश के पुलिस और हर शहर के पुलिस अपने जैसा मीडिया कर्मी कर रहे हैं, पुलिस भी 24 घंटा काम कर रही है, तो बाकी प्रशासन क्या कर रही है? यदि प्रशासन के ध्यान में यदि आ गया होगा तो वो भी बता सकते हैं। तो ये एक तरह से हर स्तर की लापरवाही, और खुद जो जिम्मेदार हैं, खुद जो सेंटर चला रहे हैं, तो वो सेंटर चलाने वाले क्या ये आंख बंद करके पूरे जो विश्व से आए हैं, जो 24 कंट्री से या 14 कंट्री से आए बताए जा रहे हैं, क्या उनको वहां की ये कोरोना के बारे में भय नहीं है? उनके देशों में नहीं है। ईरान में हजारों लोग मारे गए, और इनको भी जब आए हैं, इनको क्वारंटाइन में रहने के लिए, सेल्फ क्वारंटाइन में रहने के लिए कहा गया है। पर लेकिन ऐसे हजारों के भीड़ में ये लोग यदि
इकट्ठा होते हैं, तो मैं मानता हूं लापरवाही, यदि जनता लापरवाही करेगी तो पुलिस से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि सब कुछ वो संभालेंगे। हम अपनी हम लापरवाही से काम करेंगे, ऐसा नहीं चल सकता है देश। ठीक है डॉक्टर उमेश वर्मा, ये लापरवाही, ये जानलेवा लापरवाही कितनी भारी पड़ेगी? क्योंकि बताया जा रहा है कि 1548 लोगों को वहां से निकाला गया है, 441 लोगों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं, 24 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जो कि मरकज से निकाले गए हैं। अभी तक जो डिटेल्स हमें मिली, कोरोना वायरस का जो R0 है वो काफी ज्यादा है। इसको 1.8 के करीब नापा गया है। ये कहा जाता है कि एक कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट अपने लाइफ टाइम में 3,500 लोगों को भी इन्फेक्ट कर सकता है। अब सोचिए, जहां पे 1800 लोग एक जगह इकट्ठा थे, जहां से 400 लोग एक बारी में पॉजिटिव आ रहे हैं, अगर ये मल्टीप्लिकेशन लगाई जाए तो हम कहां चले जाएंगे? हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही थी, हमें लॉकडाउन के अंदर बताया गया था रहने के लिए, क्योंकि बचाव ही इलाज है और तो कोई इलाज है नहीं। हम लोग देख रहे थे कि जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं और हम अक्यूट फेज को बीट कर सकते थे अगर हम लोग सब घर के अंदर रहते। जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले बताया कि आनंद विहार बस स्टेशन के ऊपर कितने लोगों की भीड़ एक बारी में इकट्ठा हो गई, और अब जैसे यहां एक जगह पे 2000 से अधिक लोग एक बारी में पाए गए, जो कि कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड है। जब तक नागरिक अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं समझेंगे, प्रशासन तब तक क्या कर लेगा? क्या डॉक्टर कर लेंगे? क्या पुलिस कर लेगी? क्या राजनेता कर लेंगे? आप लोगों को बार बार एजुकेट करवा रही हैं अपने चैनल के माध्यम से कि घर में रहें, घर में रहें, घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, भीड़ ना इकट्ठी करें। हर तरीके से आप अपने चैनल के माध्यम से एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कुछ लोगों को बात समझ में ही नहीं आती। जी बिल्कुल, धर्म के नाम पर इससे बड़ा धर्म और क्या कहा जाएगा कि धार्मिक आयोजन के नाम पर आपने पूरे देश के स्वास्थ्य को, सेहत को यहां पर खतरे में डाल दिया है। हमारे अगले दर्शक हैं विकास, उनका सवाल सुन लेते हैं। ये बताया जाए, जब सारा कुछ बंद है, लॉकडाउन बोला जा रहा है, तो उसके बावजूद भी कुछ पब्लिक सेक्टर्स हैं जो खोले जा रहे हैं। जी जीवी नरसिम्हा साहब, आप जवाब देना चाहेंगे इसका? आप वीडियोस का मुझे जी मैं रिपीट कर देती हूँ। उनका सवाल ये था कि लॉकडाउन के बावजूद कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिट, ये सवाल है। जी जी, आप देखिए, एसेंशियल कमोडिटीज को लेकर जो भी और कुछ एसेंशियल, फॉर एग्जांपल फूड पैकेजिंग यूनिट्स, हम फूड सप्लाई करना चाहते हैं, यदि पैकेजिंग नहीं होगा तो फूड कैसे सप्लाई होगा? बल्क ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, उनकी पैकेजिंग के सामान की जरूरत है। तो जो जरूरी संस्थाएं हैं उन सबको अनुमति दिया गया इस दौरान पूरे काम करने के लिए। बट लेकिन जो एग्जेम्पशन जिनको दिए गए, उनके अतिरिक्त मेरे समझ में कोई काम नहीं कर रहे हैं। यदि ऐसा कोई है तो कुछ सूचना दीजिए। पब्लिक सेक्टर में भी कुछ ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, पब्लिक सेक्टर में भी कुछ पैकेजिंग यूनिट्स हैं। हर कोई घर बैठ जाएगा तो फिर काम कैसे होगा? जी, और अभी हमारे पास एक सवाल आ रहा है दर्शक का, धर्मदास इनका नाम है। डॉक्टर चावला, ये आपके लिए सवाल है। वो कह रहे हैं, आई एम हार्ट पेशेंट, व्हाट प्रिकॉशंस डू आई नीड टू टेक? सबसे बड़ी प्रिकॉशन, अगर आप किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं या नहीं भी पीड़ित हैं, सबसे जो बार बार कहा जा रहा है कि घर पर रहिए, सबसे ज्यादा जरूरी है आप घर पर रहिए, अपनी दवाइयां नियमित रूप से लेते रहिए, घर पर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते रहिए और बाहर वेंचर नहीं करिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि किसी आम आदमी को रिस्क है, उतना रिस्क आपको है, बट अगर ऐसे हार्ट पेशेंट को बीमारी होती है तो उसमें उसका सिवियर रूप होने के कारण ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप घर पर रहते हैं, अपनी दवाइयां लेते हैं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज घर पे करते हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जी, और ऐसे भी कुछ यहाँ पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं डॉक्टर, इसको भी आप जरूर यहाँ पर क्लियर कर दीजिए कि भीड़ इकट्ठी होती है तो इससे कोई खतरा नहीं है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है। क्या चीज इकट्ठी होती है? अगर भीड़ इकट्ठी नहीं होती है तो फिर वायरस का जो खतरा है वो नहीं रहता है, यानी कि ज्यादा लोग अगर इकट्ठा भी हो रहे हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत सारे भ्रम फैलाए जा रहे हैं। देखिए, आप समझिए क्यों घर रहने को कहते हैं। देखिए, घर रहने को इसलिए कहा जाता है कि अगर आपके घर में वायरस नहीं है, आप बाहर वेंचर करते हैं, आप एक
दुकान का हैंडल खोलते हैं, और उसमें एक भी इन्फेक्टेड आदमी ने वो हैंडल टच किया है तो आपको होने का अंदेशा है कि आप वो वायरस कैरी कर सकते हैं। आप किसी आदमी के पास खड़े होते हैं 1 या 2 मीटर की दूरी में, वो आपसे बात करता है या खांसता है, आपको इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। ये जो कोरोना वायरस है, ये बार बार कहा जा रहा है कि ये सिर्फ ड्रॉपलेट से नहीं होता कि आपको खांस रहे हैं या छींक रहे हैं या बातें कर रहे हैं, ये फोमाइट्स में भी रहता है। फोमाइट्स मतलब ये मैंने मेज को टच किया तो यहां भी वायरस रह सकता है अगर मैं इन्फेक्टेड हूं, हैंडल में रह सकता है, कंप्यूटर कीज में रह सकता है। सो आपके किसी के मोबाइल आप लेते हैं जिसको इन्फेक्शन है तो जी, तो कुल मिलाकर बहुत ही एहतियात बरतने की जरूरत है। और लगातार हमारे पास बहुत से सवाल आ रहे हैं डॉक्टर चावला, मैं चाहती हूँ फटाफट हम सभी सवालों को लें, ताकि क्योंकि लोग शिकायत करते हैं कि हमारा सवाल तो लिया ही नहीं। जो अगला सवाल है वो अंकिता का है, जो कि स्कूल फीस से जुड़ा हुआ है। मैं गवर्नमेंट से ये जानना चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चे की फीस मार्च और अप्रैल मंथ की जमा कर चुकी हूँ, और मार्च में और अप्रैल में स्कूल बिल्कुल भी नहीं लगा है, और मैं ये जानना चाहती हूँ क्या ये मार्च और अप्रैल की फीस को या मई जून की फीस को अगर स्कूल नहीं लगते हैं तो जब स्कूल ओपन होंगे उन मंथ्स में एडजस्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। और मेरी बेटी का स्कूल डे बोर्डिंग है तो वहाँ पे हम फूड का पैसा भी जमा करते हैं, तो क्या अब जब स्कूल ही नहीं लग रहा है तो क्या उस पैसे को आगे के मंथ्स में एडजस्ट किया जाएगा या नहीं? मोनिका जी जवाब दीजिए। मीमांसा जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था जान है तो जहान है, यानी कि अगर हमारे बच्चे घर पे हैं और हम सब घर पे हैं और सुरक्षित हैं तो ये छुट्टियां को कोई फर्क नहीं पड़ता। एकेडमिक्स कुछ दिनों बाद भी हो सकती है। और दूसरा सवाल मेरा, दूसरी बात मेरी रखना चाहती हूँ कि चाहे वो हमारे सफाई कर्मचारी हों चाहे टीचर्स हों, वो सब घर पे हैं और उन सब की तनख्वाहें मिलनी है, चाहे वो काम करें चाहे ना करें। तो ये एक विशेष सर्कल है, हम सब उसी स्टेज में हैं जहाँ हमें शायद फायदा नुकसान नहीं देखना और अपनी आपकी हेल्थ की प्रायोरिटी देखनी है। रहा पढ़ाई का सवाल, पढ़ाइयाँ की जाएंगी और एक्सटेंडेड हॉलीडेज होंगी, एक्सटेंडेड समर हॉलीडेज भी हो सकती हैं। टाइम फ्रेम हम अभी नहीं बता सकते, लेकिन ज्यादातर स्कूल ऑनलाइन पेरेंट्स को ऑनलाइन सिलेबस दे रहे हैं, यानी कि फीस तो देनी पड़ेगी और 1-to-1 टीचर्स इंटरैक्ट भी बच्चों से कर रही हैं। यानी आप कह रही हैं फीस तो देनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है, लेकिन सवाल यहाँ होता है जिनकी अभी फिलहाल तो यही कॉन्सेप्ट रहेगा, बिकॉज हमें टीचर्स की सैलरीज भी देनी है, उन सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह भी देनी है, उन ड्राइवर्स की तनख्वाह भी देनी है जो गरीब हैं और जो घर पे हैं। तो ये एक कंटिन्यूएशन प्रोसेस है। आप इनके भी अगर घर वाले घर पे होंगे, नौकरी पे नहीं जाएंगे तो उनको भी सैलरीज मिलेंगी ना। जी विजय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, इसमें ऐड करना चाह रहे हैं विजय जी जल्दी से। लेकिन जिनको प्रॉब्लम होगी, हो सकता है एक मिनट मैडम, मैं प्लीज कंप्लीट कर लूं। अच्छा ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि अगर फाइन्स हैं या डिले पेमेंट्स है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके विजय जी, पेमेंट भी लोग कर सकते हैं, इट्स अप टू द पेरेंट। आई थिंक फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। देखिए, भारत सरकार ने और प्रधानमंत्री ने बैंकों को कहा है कि आप अपने इंटरेस्ट आगे शिफ्ट करिए। जिन लोगों ने किराए पे एसेट्स लिए हुए उनको कहा है कि आप 2-2 महीने का किराया माफ करिए। स्कूलों को क्या प्रॉब्लम है? आज सारे स्कूल सब प्रॉफिट कमाते हैं, बैलेंस शीट पे जरूर वो नेगेटिव या जीरो प्रॉफिट दिखाते होंगे, लेकिन क्या वो बच्चों की फीस 2 महीने के लिए माफ नहीं कर सकते? या डे बोर्डिंग जब आप बच्चों को खाना नहीं खिला रहे तो किस बात की फीस चाहिए आपको? देखिए, आप जनरलाइज नहीं कर सकते विजय जी, आप जनरलाइज नहीं कर सकते। देखिए, जो खाना प्रोवाइड करेगा उसकी भी लेबर है ना, उसको भी तो पेमेंट करनी है। मैं यही कह रहा हूं जब सारे सेक्टर हैं जा रहे, डिले कर सकते हैं सारे सेक्टर आप कॉस्टिंग निकाल लीजिए, बहस मत करिए। ईएमआई को डिले कर रहे हैं, माफ नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसको लेकर एक पॉलिसी जरूर निर्धारित करनी होगी, क्योंकि ये शिकायत बहुत से लोगों की आ रही है। ये शिकायत बहुत से लोगों की आ रही है और एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है। विजय जी, मोनिका जी, प्लीज, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, ये हम सेटल कर लेंगे, लेकिन अभी जो मोटा मोटी जो बात है वो बोल दी है मोनिका जी ने, लेकिन इस पर और गहन होना चाहिए विचार जरूरी। और हमारा एक त्रिलोक शर्मा एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, उनका सुन लेते हैं क्या बोल रहे हैं। त्रिलोक शर्मा का दरअसल सवाल यह है कि क्या 24 घंटे दुकानें खुली हैं क्या सारी, ये सवाल है उनका। तो यहां पर नरसिम्हा जी आप क्लियर कर दीजिए किन किन दुकानों को इजाजत दी गई है। सारे जो दुकान
जो एसेंशियल कमोडिटीज जो जिनका वितरण करते हैं, रेशन शॉप सारे खुले हैं क्योंकि उसके थ्रू पीडीएस के डिस्ट्रीब्यूशन के रेशन दिया जाता है। सारे ग्रोसरीज अलाउड हैं, सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल शॉप्स अलाउड हैं, वो खुले रह सकते हैं। सारे केमिस्ट शॉप्स खुले रह सकते हैं, मेरे जहां तक मुझे समझ है। और अभी क्योंकि किसानों की अभी कई किसान संबंधित कुछ दुकानें हैं और पेस्टिसाइड सेलिंग शॉप्स, फर्टिलाइजर सेलिंग शॉप्स, इन सबको अनुमति दिया गया। जहां तक मेरा ध्यान है बस यही है। इसके अलावा जनरल जो आपके वस्तु हैं या क्लोथ्स हैं या सारे मॉल्स हैं वो सारे बंद हैं। केवल एसेंशियल कमोडिटीज, दूध, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फार्मास्यूटिकल्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स एंड और एक आध चीज हो सकता है, बट लेकिन वो भी जो घर में रहते हुए लोगों को जो जरूरत है और केवल उन्हीं को अनुमति किया गया। और किसानों को अपने खेती करने के लिए जिनकी रिक्वायरमेंट है, केवल उन्हीं शॉप्स को खुले रखने की अनुमति है। ठीक है, राजीव चोपड़ा का अगला सवाल है जालंधर से। सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि मैंने सुना है कई लोग क्वारंटाइन में रहने से जब इनको ट्रीटमेंट मिलता है तो कोरोना वायरस का जो डिसीज होता है वो ठीक हो जाता है। तो मेरा यही क्वेश्चन है कि इसका अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बना, तो ये कैसे ठीक हो जाता है? डॉक्टर उमेश वर्मा। देखिए, किसी भी वायरल इलनेस की एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होती है। जब ये वायरस आपके शरीर में आता है तो शुरू के 1-2 दिनों तक आपको हो सकता है कोई सिम्टम न भी हो। 2 से 5 दिनों के बीच में बुखार, खांसी, जुकाम जैसे सिम्टम्स आपको रह सकते हैं। 8वें-9वें दिन तक आते आते कुछ लोगों को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है। आमतौर पे 80% लोगों को ये एक माइल्ड कॉमन कोल्ड, एक कॉमन जुकाम के जैसे रह करके बीमारी छूट जाती है। उन लोगों को भी क्वारंटाइन में रहने की जरूरत है। 20% लोग जिनको सांस में तकलीफ होती है, जिनको आगे अन्य और परेशानियां होती हैं, जिन्हें हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, उन लोगों को भी क्वारंटाइन में रहने की जरूरत है। आज की डेट में क्वारंटाइन से डिस्चार्ज का प्रोटोकॉल है कि 24 घंटे में आपके 24 घंटे के अंतराल पे 2 आपके आरटी-पीसीआर सैंपल्स नेगेटिव हों और आपको बुखार उतारने के लिए कोई दवाई खाने की आवश्यकता ना पड़ रही हो पिछले 3 दिन में, या पहले सिम्टम से 7 दिन का लैप्स हो गया हो, तो हम ये मान लेते हैं कि आपके अंदर कोरोना का इन्फेक्शन अब धीरे धीरे करके कम हो रहा है। ज्यादातर लोगों को इसके लिए बिल्कुल चिंतन की जरूरत नहीं है। आप घर में ही रहें, क्वारंटाइन रहें। अगर घर में भी किसी जने को जुकाम बुखार हो रहा है, चाहे वो कोविड-19 हो या नहीं हो, वो और बाकी मेंबरान से अलग रहे। अगर हो सके तो एक अलग कमरे में रहे ताकि वो धीरे धीरे करके बेहतर हो सके। जी, तो आइसोलेशन में रहना बहुत ही जरूरी है। और हमारे साथ इस वक्त रोहित दत्ता भी हैं, जो कि दिल्ली में कोरोना का शिकार बने पहले मरीजों में से एक हैं और वो पूरी तरह से अब स्वस्थ हो चुके हैं। रोहित दत्ता, ये बताइए जरा दर्शकों को, क्योंकि खौफ बहुत ज्यादा है और आप जीता जागता उदाहरण है इस बात के कि आप शिकार हुए तो लेकिन आप स्वस्थ भी हो गए, तो किस तरह के लक्षण थे, क्या सिम्टम्स थे, कितना वक्त लगा, क्या कोई दवाई दी गई अस्पताल में, हुआ कैसे आपका इलाज? जी नमस्कार और जय हिंद। देखिए, मेरे को अंदाजन 1 तारीख को डिटेक्ट हुआ कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ और 9 तारीख को मेरी पहली नेगेटिव रिपोर्ट आ गई थी। तो अंदाजन देखें तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं 4-5 दिन लेट पहुंचा डॉक्टर्स के पास। और बीमारी के अंदर मुझको बुखार था 99.5, मेरा थोड़ा गला खराब था। और जब बुखार होता था तो नॉर्मल कॉमन कोल्ड के अंदर या नॉर्मल फीवर के अंदर जैसे होता है कि बॉडी एक होती थी, वैसे होता था। अब मगर प्राइमरीली कफ थी, ड्राई कफ। मैं जब हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो मैं बोल नहीं पाता था ज्यादा, मगर 2-3 दिनों के बाद ही दवाई जो मुझे डॉक्टर्स ने दी, डिपेंडिंग की जैसे मुझे बुखार था उन्होंने बुखार को ट्रीट किया, उन्होंने फिर खांसी और जो फ्लू की दवाई थी वो भी चलती थी मेरी। मगर अंदाजन 1-2 दिनों के बाद ही मुझे बेनिफिट मिलने लग गया और मैं रोज बेहतर होता गया। जी, और अस्पताल में कैसे इंतजाम वहां पर थे आपके लिए, थोड़ा वो भी बताइए।
देखिए, क्योंकि मैं दिल्ली का पहला था और मेरे को एक्चुअली अस्पताल के इंतजाम तो बहुत ही अच्छे थे, मगर मैं इसमें एक चीज बोलना चाहूंगा कि किसी भी पेशेंट को ये देखना चाहिए कि उसकी लड़ाई एक डिजीज से है। सुविधा ये हो सकता है कि थोड़ी सी कम भी मिले, मगर उसको सुविधाएं ना देख के ये देखना चाहिए कि क्या उसको ट्रीटमेंट ठीक मिल रहा है। सुविधाएं मेरे अस्पताल जिसमें मैं था सफदरजंग में, वो तो वाकई ही काबिले तारीफ सुविधाएं थी। जी, बहुत ही आप स्वस्थ हो गए। और देखिए, जो लोग बहुत ज्यादा डर रहे हैं कि कोरोना अगर हो गया तो बचेंगे नहीं, तो ऐसा नहीं है। लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं, बच भी रहे हैं, लेकिन बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप घर में रहें, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि अब जो केसेस हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और अब आप डेंजर जोन में चले जाएंगे अगर आप लक्ष्मण रेखा को लांघ जाते हैं। तो बहुत जरूरी है अपना ध्यान रखना, साथ ही साथ लोगों का भी ध्यान रखना, क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनके लिए देखिए बहुत जरूरी है कि ये वक्त आपके लिए कि आप उनके लिए परोपकार करें। एक और हमारे दर्शक हैं, अभी उनका सवाल आया है, उनका सवाल ले लेते हैं हम। वो लिखते हैं कि पिता की उम्र 80 साल से ज्यादा है, मुझे उन्हें कोरोना वायरस से सुरक्षित रखने के लिए क्या एहतियात बरतनी चाहिए? मेरा सवाल था कि मेरे फादर जो कि 80 साल से ऊपर हैं और डायबिटीज और हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं, तो मुझे ऐसी क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि मैं उनको सेफ रख सकूं कोरोना वायरस अटैक से? डॉक्टर राजेश चावला। इनके लिए प्रिकॉशन, हर एक व्यक्ति के लिए प्रिकॉशन एक ही तरह से है। एक तो जो एल्डरली हैं उन्हें तो बिल्कुल ही बाहर नहीं निकलना है सबसे पहले, और अगर कोई व्यक्ति घर का जो बाहर जाता है वो उनके कमरे में एंटर ना करे, और अगर करना है तो हाथ वगैरह अच्छी तरह से धोए और मास्क वगैरह डाले अगर वो बाहर किसी काम करने जाते हैं तो। बिकॉज सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोरोना एल्डरली जैसे कि 80 साल बता रहे हैं उनको होता है तो उसके सीवियर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ज्यादातर जो पेशेंट मैं अभी देख रहा हूं, ज्यादातर जिनमें ज्यादा बीमारी हो रही है वो यही हो रही है जिनको की उम्र 60, 70 या 80 साल के हैं। जो यंगर हैं उनमें बीमारी जो है उतनी सीवियर नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है कि उनकी एहतियात बरती जाए, घर पे रहें, उनको बाहर नहीं जाएं और हाथ वगैरह वो घर पे धोते रहें। जी, तो मूल मंत्र कुल मिलाकर यही है कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, खुद बचिए और दूसरों को भी बचाइए। एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन #AskZee अपने सवाल हमारे पास भेजते रहिए और एक्सपर्ट्स का पैनल आप देख रहे हैं लगातार आपके सवालों का जवाब इस वक्त दे रहा है। और ब्रेक पर जाएं उससे पहले आपको बता दें, अन्नदाता कैंपेन की शुरुआत, ये मुहिम की शुरुआत जी न्यूज की तरफ से की गई है। ये परोपकार का मौका है, इसे मत गवाइए, भूखे लोगों को खाना खिलाइए, संकट की इस घड़ी में अन्नदाता बनिए।